वालेकुम फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, लर्नर्स। प्रीवियसली जो हमने लेक्चर्स दिए हुए हैं, आज का लेक्चर हमारा फिजियोलॉजी पे है। और फिजियोलॉजी पे हम पहले 3 लेक्चर्स दे चुके हैं। मैं पहले 3 लेक्चर दे चुका हूं। आज जो फिजियोलॉजी पे मेरा चौथा लेक्चर है और टॉपिक मेरा साइनेप्सिस है। किस तरह न्यूरॉन जो है नर्वस कम्युनिकेशन करवाता है, नर्व्स कम्युनिकेशन करवाता है। कैसे न्यूरॉन अपना जो एक सेल से पैगाम है वो दूसरे सेल में पहुंचाता है। और इसके साथ साथ हमें देखेंगे कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के मतलब भी थोड़ी बहुत बात करेंगे और हम सिनेप्सिस के स्ट्रक्चर की बात भी करेंगे। और सिनेप्सिस में पैगाम पहुंचता किस तरह है, सिनेप्सिस से एक सेल से दूसरे सेल में, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, एक न्यूरॉन से मसल्स में किस तरह पैगाम पहुंचता है, हम उसकी बात भी करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। और लेक्चर के मुतालिक अपनी जो कीमती राय है वो कमेंट में मुझे जरूर दें, ताकि आपके फीडबैक से मुझे नेक्स्ट जो लेक्चर है उसको बेहतर करने का मौका मुयस्सर आएगा। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं बिला तखीर। तो हमारा टॉपिक क्या है, साइनेप्सिस है। साइनेप्सिस के मुतालिक हमने बात करनी है। अब साइनेप्सिस क्या है? साइनेप्सिस वर्ड कंजक्शन से निकला है। किससे निकला है? कंजक्शन से निकला है। कंजक्शन का मतलब है जहां पे दो पार्ट इकट्ठे हो रहे हो, जहां पे दो पार्ट्स इकट्ठे हो रहे हो उसे कंजक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। जहां पे दो पार्ट्स इकट्ठे हो रहे हों, यहां पे कौन से दो पार्ट्स इकट्ठे होंगे? यहां पे दो पार्ट्स या तो एक न्यूरॉन का एक्सॉन एंडिंग होगा और दूसरा न्यूरॉन है वो एक्सॉन ही होगा, या फिर एक न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरे के डेंड्राइट में ट्रांसफर होगा, या फिर एक सेल जो है न्यूरॉन का जो सेल है वो अपना पैगाम ट्रांसमिट करेगा या उसमें मसल्स में, ताकि स्केलेटल मसल जो है उसको देख के, उसके आए हुए पैगाम को देख के रिएक्शन करे, मूवमेंट करे और अपनी मूवमेंट शो करे, रिस्पॉन्ड करेगा आए हुए उस पैगाम को। जो पैगाम न्यूरॉन की तरफ से आता है, जो न्यूरॉन की नर्व की तरफ से आता है, उस पैगाम को रिस्पॉन्ड करेगा। तो इससे पहले कि हम सिनेप्सिस की तरफ जाएं, हम बात करते हैं किसकी? कि न्यूरॉन की, जो कि इस नर्व कम्युनिकेशन का, जो कि कम्युनिकेशन में बहुत फास्ट कम्युनिकेशन काउंट की जाती है। दो तरह की कम्युनिकेशन होती है ना, दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है। एक नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। एक नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। केमिकल कोऑर्डिनेशन वो कोऑर्डिनेशन है, वो पैगाम रसानी है जिसमें एक सेल से पैगाम पहुंचाने वाला दूसरे सेल तक पैगाम पहुंचाता है। और वो पैगाम किसके जरिए पहुंचाया जाता है? वो पैगाम हार्मोन के जरिए पहुंचाया जाता है, जो कि प्रोटीन इन नेचर है। और उस हार्मोन को सेक्रीट करने वाला ग्लैंड कहलाता है। अब हो सकता है कि वो पैगाम जो एक ग्लैंड से सेक्रीट हो रहा है वो दूसरे भी ग्लैंड को जाके अफेक्ट करे।
क्या मैंने कहा है कि वो पैगाम जो केमिकल कोऑर्डिनेशन में एक ग्लैंड से सेक्रेट हो रहा है, वो हार्मोन जो एक ग्लैंड से सेक्रेट हो रहा है, वो एक ग्लैंड से सेक्रेट होने के बाद वो जहां पे जो उसका टारगेट सेल है वहां पे जाके इफेक्ट करेगा, और वो टारगेट सेल भी कोई ग्लैंड हो, वो टारगेट सेल भी उसका कोई ग्लैंड हो, मतलब एक ग्लैंड से सेक्रेट हुआ हार्मोन दूसरे ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करेगा, और उस हार्मोन के जेरे असर, उस हार्मोन के स्टिमुलेशन के तहत अगला जो रिसेप्टिव पॉइंट था, जो ग्लैंड था जहां पे उस हार्मोन ने आके अपना स्टिमुलेशन शो की, वो उस हार्मोन की स्टिमुलेशन के जेरे असर अपना रिस्पॉन्स शो करेगा, उसको रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे इसकी कॉमन एग्जांपल कि पैट्यूटरी से TSH का रिलीज होना, थायराइड के पास आता है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सेक्रेट होना किसके पास आता है, थायराइड के पास आता है, और थायराइड ग्लैंड्स के पास आके उनको स्टिमुलेट करता है कि वो अपनी सेक्रेशन को सेक्रेट करें, जो कि थायरॉक्सिन हो सकती है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन की बात कर रहा हूं, या ट्राई आयोडोथायरोनिन है। बहरहाल हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन के मतलब ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारा टॉपिक नर्व कम्युनिकेशन के रिलेटेड है। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो बड़ा एक स्लो प्रोसेस है, बड़ा एक देर पा प्रोसेस है, स्लोली वर्क करता है, ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन इसके बरअक्स जो नर्व कम्युनिकेशन है, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, ये बहुत फास्ट है। इसमें पैगाम एक न्यूरॉन के थ्रू दूसरे न्यूरॉन में पहुंचता है, एक न्यूरॉन के थ्रू दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन या डेंड्राइट तक पहुंचता है। इसमें पैगाम एक न्यूरॉन के थ्रू डायरेक्ट मसल तक पहुंचता है। इसमें एक न्यूरॉन के थ्रू पैगाम जो है वो कम्युनिकेशन जो है, जो मैसेज है, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचता है। इसमें एक पैगाम जो एक न्यूरॉन का जो पैगाम है वो रिलीज कर दिया जाता है, फ्लूइड में रिलीज कर दिया जाता है ताकि पैगाम पहुंचे। क्या है, पैगाम पहुंचे। अब ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, ये जो नर्वस कम्युनिकेशन है, इसमें जो बेसिक रोल प्ले कर रहा है, जो फंडामेंटल रोल प्ले कर रहा है, जो सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है, वो एक जो है वो एक न्यूरॉन है। वो क्या है, बेसिक रोल प्ले करने वाला, सेंट्रल रोल प्ले करने वाला, फंडामेंटल रोल प्ले करने वाला एक न्यूरॉन है, एक सेल है जिसका नाम न्यूरॉन है। वो सेल जिसका नाम न्यूरॉन है वो कौन कौन से पोर्शन पर मुश्तमिल है, वो कौन से स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है, उसका ये स्ट्रक्चर जिसे सेल बॉडी के नाम से जाना जाता है, जिसको सेल बॉडी कहते हैं। न्यूरॉन का वो स्ट्रक्चर जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके अंदर बाकी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, वो सेल बॉडी कहलाता है। और उस सेल बॉडी से छोटी छोटी धागानुमा साख्तें, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, बारीक से एक्सटेंशंस हैं सेल बॉडी की, जो कि क्या है उस सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकल रही हैं, ज्यादा सारी हैं, बारीक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ये मैंने बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये बारीक स्ट्रक्चर जो हैं, ये धागानुमा फाइब्रस जो है स्ट्रक्चर जो हैं, इनको हम डेंड्राइट कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, हम डेंड्राइट कहते हैं, जो कि इनका काम क्या है कि जो नर्व को पैगाम को लेके आती हैं सेल बॉडी की तरफ, किधर लेके आती हैं, टुवर्ड्स सेल बॉडी। ये डेंड्राइट जो है इनका काम क्या है कि पैगाम को टुवर्ड्स द सेल बॉडी लेके आना,
सेल बॉडी की तरफ पैगाम लेके आना, ये किसका काम है? डेंड्राइट का काम है। और जब ये पैगाम डेंड्राइट से सेल बॉडी में पहुंचता है, सेल बॉडी में पहुंचने के बाद ये पैगाम आगे एक मेन स्ट्रक्चर, वो मेन स्ट्रक्चर जो कि नोड और इंटरनोड पर मुश्तमिल है, जो कि नोड और इंटरनोड पर मुश्तमिल है, उस मेन स्ट्रक्चर में ये पैगाम भेज दिया जाता है और उस मेन स्ट्रक्चर का नाम एक्सॉन है। क्या नाम है उसका? एक्सॉन है। एक्सॉन जो है वो दो पोर्शंस रखता है। एक वो जो ये दरमियानी हिस्सा है जिसे इंटरनोड कहा जाता है, क्योंकि ये दरमियानी हिस्सा दो नोड्स के दरमियान पाया जाता है। किसके दरमियान पाया जाता है? दो नोड्स के दरमियान पाया जाने वाला दरमियानी हिस्सा क्या कहलाता है? इंटरनोड कहलाता है। और ये दो दरमियान इंटरनोड के दरमियान हिस्सा, दो इंटरनोड्स के दरमियान जो हिस्सा है वो एक नोड कहलाता है। दो नोड्स का दरमियानी हिस्सा, दो नोड्स का दरमियानी हिस्सा एक इंटरनोड कहलाता है और दो इंटरनोड का दरमियानी हिस्सा एक नोड कहलाता है। ये भी इंटरनोड है, ये भी इंटरनोड है। इन दोनों इंटरनोड के दरमियान ये एक नोड पाया जाता है। और अगर हम यहां पे देखें, ये नोड है और ये नोड है, दो नोड्स के दरमियानी हिस्सा देखें तो वो एक इंटरनोड पाया जाता है। अब जो पैगाम डेंड्राइट है वो टुवर्ड्स द सेल बॉडी लेके आती है, सेल बॉडी की तरफ पैगाम लेके आती है। कौन? डेंड्राइट। और पैगाम सेल बॉडी से अवे लेके जाती है। सेल बॉडी से दूर जो पैगाम लेके जाता है वो एक्सॉन है। और इनके थ्रू, डेंड्राइट के थ्रू और एक्सॉन के थ्रू जो पैगाम भेजा जाता है, डेंड्राइट के थ्रू और एक्सॉन के थ्रू, मतलब डेंड्राइट के थ्रू सेल बॉडी की तरफ पैगाम आया, एक्सॉन के थ्रू सेल बॉडी से अवे पैगाम गया। ये जो पैगाम का आना सेल बॉडी की तरफ है और पैगाम का सेल बॉडी की तरफ, सेल बॉडी से अवे जाना जो है, ये क्या कहलाता है? नर्व कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इस कम्युनिकेशन को नर्व कम्युनिकेशन कहते हैं। इसे नर्व कहते हैं जो पैगाम इसके थ्रू ट्रेवल हो रहा होता है। किसके? एक्सॉन के थ्रू। अब बात यह है कि पैगाम एक्सॉन लेके गया, सेल बॉडी से अवे लेके गया एक्सॉन पैगाम। अब एक्सॉन आगे पैगाम कहां पहुंचाता है? अगर ये दूसरे न्यूरॉन को पहुंचाता है तो दूसरे न्यूरॉन के कौन से हिस्से को पहुंचाता है? क्या मैंने कहा कि अगर ये पैगाम एक्सॉन लेके जाता है, अवे लेके जाता है, तो फिर पहली बात ये है कि अगर ये पैगाम एक्सॉन लेके जाता है सेल बॉडी से अवे, तो फिर ये दूसरे न्यूरॉन के कौन से हिस्सा में अपने पैगाम को ट्रांसमिट करता है? इसको एक्सॉन का अपने पैगाम को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में या दूसरे हिस्से में, दूसरे रिसेप्टिव पोर्शन में, दूसरे सेल में अपने पैगाम पहुंचाने की बुनियाद पर कितने जो है मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पहली टाइप है एक्सो एक्सोनिक। एक्सो एक्सोनिक, ये मैंने यहां पे ये दिखाया है नंबर 1 पे। ये एक न्यूरॉन बनाया है मैंने, ये न्यूरॉन बनाया है, ये इस न्यूरॉन का एक्सॉन है, ये इस न्यूरॉन का एक्सॉन है। मैंने क्या कहा? ये इस न्यूरॉन का एक्सॉन है, ये इस न्यूरॉन का एक्सॉन है। यहां पे मैंने ये कनेक्शन शो करने की कोशिश की है कि इस न्यूरॉन का एक्सॉन अपना पैगाम, अपनी नर्व, अपना पैगाम, अपनी नर्व वो पहुंचा रहा है दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन के पास। किसके पास? दूसरे एक्सॉन के न्यूरॉन के पास अपना पैगाम पहुंचा रहा है। कौन? एक्सॉन। इस तरह की टाइप को, जो इस तरह की नर्व कम्युनिकेशन है,
इसको एक्सो एक्सोनिक नर्व कम्युनिकेशन कहते हैं। ऐसे कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सो एक्सोनिक नर्व कम्युनिकेशन कहते हैं। और दूसरी जब यहां पे देखते हैं एक्सोडेंड्राइटिक कम्युनिकेशन, ये एक्सोडेंड्रिटिक कम्युनिकेशन है। इस एक्सोडेंड्रिटिक कम्युनिकेशन में ये मैंने शो किया है कि इस सेल के ये डेंड्राइट हैं, ये जो मैंने शो किया है ब्लू और ब्लैक में, ये इस न्यूरॉन के सेल के डेंड्राइट हैं। और ये जो शो किया है वो इस न्यूरॉन के सेल का एक्सॉन है। और ये मैंने वो मकाम शो करने की कोशिश की है जो कि एक्सोडेंड्रिटिक पोर्शन है, जहां पे एक जो है वो न्यूरॉन का एक्सॉन अपना पैगाम ट्रेवल करवा रहा है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट की तरफ। क्या है? एक न्यूरॉन का एक्सॉन अपना पैगाम अपनी नर्व को अपने सेल के जो न्यूरॉनल सेल है उसके सेल बॉडी से लेके आएगा, अपने इस न्यूरॉन के सेल बॉडी से पैगाम एक्सॉन लेके आएगा। किसके पास आएगा? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास। तो ऐसी नर्व कम्युनिकेशन कहलाएगी एक्सोडेंड्रिटिक नर्व कम्युनिकेशन। ऐसी कम्युनिकेशन क्या कहलाएगी? एक्सोडेंड्रिटिक। एक सेल का, एक न्यूरॉन के सेल का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के सेल का डेंड्राइट जो है वो पैगाम ट्रांसमिट होता है। तीसरा एक्सोसेक्रेटरी। इसमें क्या है कि एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन है वो पैगाम नर्व इंपल्स जो है, जो नर्व कम्युनिकेशन दी जा रही है, वो एक न्यूरॉन का एक्सॉन अपनी नर्व कम्युनिकेशन करेगा। कैसे? डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में। इसमें करेगा, ये मैंने ब्लड स्ट्रीम बनाई है, ठीक है। ये एक न्यूरॉन जो है वो अपनी कम्युनिकेशन जो है नर्व इंपल्स जो है, जो नर्व कम्युनिकेशन है वो क्या करेगा? ये जो एक्सॉन है अपने इस न्यूरॉन से लेके आएगा और ब्लड स्ट्रीम में उसको भेजेगा, कम्युनिकेशन को डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा। तो ये तीसरी है एक्सोसेक्रेटरी। क्या है? एक्सोसेक्रेटरी कम्युनिकेशन है, ये थर्ड टाइप है। 4 है एक्सोसाइनेप्टिक। ये यहां पे एक्चुअली साइनेप्टिक एक्सोसिनेप्टिक इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब एक्सॉन स्केलेटल मसल्स तक, मतलब एक न्यूरॉन का एक्सॉन स्केलेटल मसल्स तक के पैगाम भेजा कहां से जा रहा है? एक न्यूरॉन के एक्सॉन से। और पैगाम रिसीव कहां पे हो रहा है? स्केलेटल मसल्स पे। पैगाम भेजा कहां पे जा रहा है? एक न्यूरॉन के एक्सॉन से पैगाम भेजा जा रहा है। दूसरे जो है रिसेप्टर, रिसीव कौन कर रहा है? रिसेप्ट कहां पे हो रहा है? वो स्केलेटल मसल्स जो हैं उसे रिसीव कर रहे हैं। ये मैंने इसको शो करने की कोशिश की है, इसीलिए इसको एक्सोसाइनेप्टिक आ गया। और पांचवा है एक्सो एक्स्ट्रा सेलुलर, के जो है एक्सॉन के थ्रू, कि वो एक्सॉन के थ्रू जो पैगाम है, फर्ज किया मैंने कहा ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन का एक्सॉन है, मैंने बनाना चाहता हूं यहां पे। तो ये जो है एक न्यूरॉन है और उसका जो है वो अपना पैगाम भेज रहा है कहां पे? ये एक उसका एक्सॉन है, एक न्यूरॉन का एक्सॉन है। तो ये अपना जो है वो डायरेक्ट पैगाम भेज रहा है फ्लूइड में। कोई आगे ना तो न्यूरॉन का डेंड्राइट है, ना आगे किसी न्यूरॉन का डेंड्राइट है, ना किसी और न्यूरॉन का एक्सॉन है, ना ही किसी और स्केलेटल मसल जो है के पास पैगाम भेजा जा रहा है।
ना ब्लड स्ट्रीम के पास। ये पांचवी कंडीशन है कि जब पैगाम एक एक्सॉन के थ्रू जो है, एक न्यूरॉन के एक्सॉन के थ्रू वो दूसरी जो है दूसरी तरफ कहां पे भेजा जा रहा है, वो दूसरी तरफ भेजा जा रहा है कहां पे, फ्लूइड में डायरेक्ट भेजा जा रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सो एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, एक्सा एक्स्ट्रा सेलुलर केस में उसको बाहर रिलीज किया जा रहा है। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर, ये तो वो कंडीशन है ना कि जब नर्व कम्युनिकेशन एक्सॉन के थ्रू किसकी जानिब भेजी जाती है, क्या एक्सॉन की जानिब भेजी जाती है दूसरे, या क्या दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास भेजी जाती है, क्या दूसरे न्यूरॉन के जो है वो एक्सॉन के पास भेजी जाती है, क्या ब्लड स्ट्रीम को भेजी जाती है, क्या स्केलेटल मसल को भेजी जाती है, या फिर कहां पे भेजी जाती है। ये एक कंडीशन है। दूसरी तरफ अब हम ये पैगाम भेजा जा रहा है, लेकिन हम यहां पे ये बात कर रहे हैं कि ये जो पैगाम एक्सॉन के थ्रू भेजा जाता है, एक जो है कौन, इसका नाम न्यूरॉन जो है, उसके एक्सॉन से पैगाम भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ वो रिसीव करने वाला जो भी हो, रिसीव करने वाला न्यूरॉन हो, उसका जो पोर्शन हो, स्केलेटल मसल हो, जो की बात कर रहे हैं, तो वो पैगाम भेजा किसकी तरफ जाता है, वो नर्व कम्युनिकेशन सिनेप्स जो गुजर रही है सिनेप्सिस के थ्रू हो रही है, वो दो तरह की है, एक केमिकल सिनेप्सिस है, एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस है। 19वीं सदी में और 20वीं सदी में ये एक बड़ा डिबेटेबल जो है वो टॉपिक रहा है कि आया कि ये जो है वो सिनेप्सिस जो ट्रांसफर हो रही है, क्या ये केमिकल सिनेप्सिस है या इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस है। लोग पहले इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस को ज्यादा तवज्जो देते थे, उसको मानते थे, लेकिन बाद में उस वक्त तक केमिकल सिनेप्सिस का मैकेनिज्म जो है वो क्लियर नहीं था, तरीकाकार जो है वो क्लियर नहीं, वाज़ेह नहीं था, नहीं जाना जा सकता था कि भाई कैसे सिनेप्सिस हो रही है, केमिकल सिनेप्सिस में सिनेप्सिस करवाई कैसे जा रही है, कौन सिनेप्सिस करवाने का जिम्मेदार है, उसको रिसीव कैसे किया जा रहा है। अगर ये डायरेक्टली जो है वो चार्जेस के थ्रू, डायरेक्टली आइंस के थ्रू अगर ये सिनेप्सिस की जाए कि एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन है उसके थ्रू उसकी जहां पे एंड हो रहा है, वहां से अगले जो है वो रिसेप्टिव सेल्स तक पैगाम डायरेक्टली भेजा जाए जो है वो आइंस के थ्रू, चार्जेस के थ्रू, तो वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस कहलाती है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस कहलाती है। अब सिनेप्सिस क्या है, मैंने आपको पहले बोला, तो याद करें, मैंने कहा कि कंजक्शन का नाम है, जहां पे दो पार्ट्स इकट्ठे हो रहे हूं उसे कंजक्शन कहते हैं, उसे सिनेप्सिस कहते हैं। अब यहां पे दो पार्ट्स कौन से इकट्ठे हो रहे हैं, ये एक एक्सॉन है एक न्यूरॉन का, क्या है, एक एक्सॉन है एक न्यूरॉन का, ये दूसरा न्यूरॉन हो सकता है, उसका एक्सॉन हो, डेंड्राइट हो, या फिर कोई स्केलेटल मसल हो, ये वो रिसीव कर रहा है। और इनके दरमियान में ये जो खला है ये गालबन 0.60 नैनोमीटर का होता है। कितना होता है, 0.60 नैनोमीटर का होता है। इसे हम कहते हैं, इस खला को कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसको क्या कहते हैं, वो जो खला है, वो जो डिस्टेंस है बिटवीन वन न्यूरॉनल सेल, एक सेल जो न्यूरॉन का सेल है उसके एक्सॉन में, और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में, या दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन में, या फिर स्केलेटल मसल के दरमियान जो ये और इनके दरमियान जो कला है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। अब जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है इसके एक जानिब, इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के एक जानिब एक न्यूरॉन एंड हो रहा है, इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के दूसरी जानिब दूसरा न्यूरॉन शुरू हो रहा है। इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के एक जानिब एक न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन एंड हो रही है, इसकी दूसरी जानिब दूसरे न्यूरॉन या स्केलेटल मसल की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन शुरू हो रही है। वो जो इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के शुरू में मेम्ब्रेन आती है, जो पहले वाले न्यूरॉन की जो एंड पोर्शन है
जो पहले वाले न्यूरॉन के एक्सोनिक पोर्शन है, जो पहले वाले न्यूरॉन का एक्सोन वाली मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो उसकी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाएगी, क्योंकि ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट से पहले आती है। क्यों जो है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती है, वो जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट से पहले आती है। वो मेम्ब्रेन जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के जो है वो बाद में आती है, उसे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन पिछले न्यूरॉन की एक्सोन वाली मेम्ब्रेन जो है, एंड मेम्ब्रेन है, वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, और जो रिसीव कर रहा है वो न्यूरॉन हो या फिर स्केलेटल मसल हो, जो भी रिसीव कर रहा है या फिर जो भी है, उसकी मेम्ब्रेन को पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन दोनों मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। अब अगर इस एक्सोन की बात की जाए, जो पिछले न्यूरॉन का है, जो पैगाम लेके आ रहा है, उसका एंड वाला पोर्शन थोड़ा सा जो है उसमें क्या मौजूद होते हैं, वो थोड़ा वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा फुला वैसा होता है। इसमें क्या मौजूद है, ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया शो किए हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए हैं। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे क्या काम? क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे पड़े हुए हैं, इनका काम ये है कि इस साइनेप्सिस के दौरान ये जो पैगाम यहां से एक्सोन से अगली तरफ पहुंच रहा है, ये पैगाम जो एक एक्सोन से, एक न्यूरॉन के सेल एक्सोन से अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट की तरफ या स्केलेटल मसल की तरफ साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू फैल रहा है, जा रहा है, वो साइनेप्सिस कहलाता है। वो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस होगी तो पैगाम चार्जेस के थ्रू ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस होगी तो पैगाम आयंस के थ्रू ट्रेवल करेगा, फास्ट ट्रेवल करेगा, वो श्योरली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ आएगा। लेकिन अगर ये केमिकल सिनेप्सिस होगी तो इस न्यूरॉन के पिछला न्यूरॉन जो पैगाम ट्रेवल करवा रहा है, उसका एक्सोन जो है, उसके इस हिस्से में माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हैं, और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जिस सेल की है उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए हैं। और इन दोनों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया की जो मौजूदगी है वो क्या बताती है, ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेशन करवाना, ज्यादा से ज्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन करवाना, ज्यादा से ज्यादा एटीपी की प्रोडक्शन करवाना। अगर यहाँ पे एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है तो फिर मानना पड़ेगा कि यहाँ पे एटीपीएस एंजाइम्स भी मौजूद हैं, एटीपीएस एंजाइम्स भी मौजूद हैं, जो कि इस एटीपी की ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व हैं, जो कि इस एटीपी को तोड़ के किलो कैलोरीज एनर्जी देते हैं, और वो एनर्जी जो किलो कैलोरीज एनर्जी की शक्ल में जो है मुयस्सर आती है, एटीपी के ब्रेकडाउन से मुयस्सर आती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मरहूम मिन्नत वो पैदा होती है एटीपी। वो एटीपी क्या है, इस नर्व कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है। वो एटीपी किस में इन्वॉल्व है, वो एटीपी सिनेप्सिस में इन्वॉल्व है। लिहाजा माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे एटीपी पैदा करते हैं, उसके अलावा यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स पैदा होते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स पैदा होते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो केमिकल्स हैं जो पैदा हो रहे हैं, और इनका काम क्या है कि ये पिछले न्यूरॉन के एक्सोन के पूरे हिस्से में प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पहले पोर्शन में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स पैदा होंगे, और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक वेसिकल ने घेरा हुआ होगा। उस वेसिकल ने जो इन न्यूरोट्रांसमीटर इनको क्यों कहा गया, इनको न्यूरोट्रांसमीटर जो है, ये मैंने यहां पे शो किया, इनको न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो क्यों कहा गया, क्योंकि ये न्यूरॉन का पैगाम, ये नर्व का पैगाम ट्रांसमिट करते हैं। ये न्यूरॉन का पैगाम, ये नर्व का पैगाम जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, कहां से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ। वो जो भी केमिकल है, वो चाहे एसिटाइल कोलिन है, क्या है, एसिटाइल कोलिन है, या फिर वो नॉरएपिनेफ्रिन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दो का नाम दिया, नॉरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, या एसिटाइल कोलिन है,
ये जो भी हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये मैंने एग्जांपल लिखी है, ये नर्व को ट्रांसमिट करते हैं, ये नर्व को पहुंचाते हैं एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट की तरफ। मतलब ये मैं यूं कहूं, अक्रॉस द सिनेप्सेस ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और पैगाम पहुंचाते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इसलिए उनको न्यूरोट्रांसमीटर कहा गया इन केमिकल्स को, क्योंकि पैगाम रसानी के काम आते हैं, ये नर्व ट्रांसमिशन के काम आते हैं, ये नर्व ट्रांसडक्शन के काम आते हैं एक न्यूरॉन के दूसरे न्यूरॉन में। अब होता क्या है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से पहले जो है वहां पे पैदा होते हैं, वहां पे इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को पैदा किया जाता है। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को पैदा करने के बाद होता क्या है कि ये सिनेप्टिक वेसिकल्स बनती हैं। अब क्या होता है कि ये सिनेप्टिक वेसिकल्स रिलीज होती हैं बाय एक्सोसाइटोसिस। किसके जरिए रिलीज होती हैं? एक्सोसाइटोसिस के जरिए रिलीज होती हैं, और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को यहां पे रिलीज कर दिया जाता है। कहां पे क्या कर दिया जाता है? सिनेप्सिस में इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि इन न्यूरोट्रांसमीटर्स ने आगे आगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे अटैच होना है, उनको सिनेप्सिस उनमें ट्रांसफर करनी है, पैगाम पहुंचाना है। ये जो मैं डॉटेड शो कर रहा हूं ये सारे क्या हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स है। ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो एक्सोसाइटोसिस के जरिए मेम्ब्रेन बाहर की तरफ फूलती है और वो ब्रस्ट करती है, और वो क्या नतीजा होता है? ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिए जाते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होने के बाद ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे इनके रिसेप्टर्स पड़े हैं, वहां पे अटैच होते हैं। अब पहली बात तो ये है कि ये रिलीज कैसे होते हैं? ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज कैसे होते हैं, किस तरह रिलीज होते हैं? ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां से रिलीज कैसे होते हैं? यहां पे क्या होता है कि यहां पे पड़े हैं कैल्शियम आयंस की बहुतात है, और कैल्शियम आयंस क्या करते हैं? यहां पे कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं। जैसे कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, नतीजतन क्या है? कैल्शियम चैनल जो आयंस है वो इनसाइड कि वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट से गुजर जो है वो इनसाइड मूव करते हैं। किसकी जानिब? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अक्रॉस द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन वो चैनल जो है, चूंकि कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, वो अंदर की जानिब जाते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से अंदर की जानिब जाते हैं। जैसे कैल्शियम चैनल्स का इनफ्लक्स मूवमेंट होती है, नतीजतन जो है वो ये जो है वो स्टिमुलेशन फराहम करता है। किसके लिए? इनके लिए। किसके लिए? मेम्ब्रेन के लिए, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की मेम्ब्रेन है, जिन्हें सिनेप्टिक वेसिकल कहा जाता है। वो यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस करती हैं, और उनकी एक्सोसाइटोसिस के नतीजे में वो रिलीज होने के बाद क्या करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास आते हैं। किसके पास आते हैं? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास आते हैं, और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास इनके रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? इनके रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं। ये क्या करते हैं? ये न्यूरोट्रांसमीटर इन रिसेप्टर्स के पास आके अटैच होते हैं। उस वक्त तक, जब तक आगे अटैच होते हैं, उस वक्त तक पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है उसका पोटेंशियल माइनस होता है। वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होती है, वो -80 या -90 उसका पोटेंशियल होता है। लेकिन जब ये न्यूरोट्रांसमीटर आके अटैच होते हैं अपने रिसेप्टर्स के साथ, और नतीजतन इनकी अटैचमेंट की वजह से, और ये यहां पे प्रोटीन्स पड़ी हैं इनके रिसेप्टर में, 2 अल्फा प्रोटीन्स हैं। कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं? 2 अल्फा प्रोटीन्स हैं, एक बीटा प्रोटीन है, और एक गैमा प्रोटीन है। ये प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं, ये प्रोटीन साथ साथ पड़ी हुई हैं। कहां पे? उन रिसेप्टर्स में, और उन रिसेप्टर्स के साथ न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आके अटैच होते हैं, उनकी साइट बनी होती है। जब न्यूरोट्रांसमीटर आके अटैच होते हैं, और वो अगर एक न्यूरोट्रांसमीटर आके अटैच होगा और अगर वो करेक्टली अटैच नहीं हो पाता तो वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को अचीव नहीं करेगा। अगर वो करेक्टली अटैच हो पाया
देन थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को मीट करेगा। जैसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को मीट करेगा, एज अ रिजल्ट क्या होगा, इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या होंगे, चैनल्स ओपन हो जाएंगे चार्जेस के। कौन कौन से चार्जेस के, सोडियम चार्जेस के, पोटाशियम चार्जेस के, और नतीजतन क्या होगा, जो पॉजिटिव आयन चार्ज रखने वाले आयंस हैं उनकी मूवमेंट अंदर की जाने पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की जाने बहुत ज्यादा होगी, और अंदर की जाने वो पोटेंशियल पॉजिटिव क्रिएट कर देंगे। मतलब ये पहले पोलराइजेशन में थी, उसकी डीपोलराइजेशन होगी, फिर रिपोलराइजेशन होगी। अब होता क्या है कि जैसे अब यहाँ पे दो फैक्टर हो सकते, ये कहा जाता है क्योंकि सोडियम आयन बाहर ज्यादा होते हैं इसलिए वो ज्यादा अंदर मूव करते हैं, क्योंकि पोटाशियम आयन तो अंदर ज्यादा होते हैं, ठीक है, अपनी निस्बत से, ठीक है, सोडियम आयन बाहर ज्यादा होते हैं। अब एक इस वजह से कि सोडियम आयन बाहर ज्यादा होते हैं इसलिए वो अंदर ज्यादा मूव करते हैं। दूसरी ये चीज है कि कहा जाता है जो अंदर नेगेटिव आयंस पड़े हैं वो बाहर क्यों नहीं मूव करने लगते, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आयंस पड़े होते हैं रिसेप्टर्स के पास और वो उनको रिपेल करते हैं। हम जानते हैं कि सिमिलर चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपल्शन की फोर्स क्रिएट करते हैं, और चूंकि ये नेगेटिव चार्जेस जो हैं अपने जैसे नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेंगे इसलिए उनकी बाहर मूवमेंट जो है वो नहीं हो पाएगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि अंदर की जाने पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा, और वो पॉजिटिव पोटेंशियल नतीजतन क्या है, उस पैगाम को रिसीव करेगा जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर लेके आए थे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से एक्सोसाइटोसिस के जरिए रिलीज होने वाले, और ये नतीजतन ये क्या कहलाती है, केमिकल जो है वो सिनेप्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है, केमिकल सिनेप्सिस कहलाती है, और इसमें पैगाम जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए रिलीज होता है। इसके जरिए किसके जरिए रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए रिलीज होता है, और न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो पैगाम केमिकल जो है रिलीज करते हैं, उनमें एसिटाइलकोलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन वगैरह जो है ये पैगाम को आगे पहुंचाते हैं। ये हमने पढ़ा जी, सिनेप्सिस पढ़ा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के मतलब पढ़ा, सिनेप्टिक वेसिकल के मतलब पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया का रोल यहाँ पे पढ़ा, प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के मतलब पढ़ा, और हमने केमिकल इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस के मतलब भी बात की। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में नोड, इंटरनोड, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट के मतलब बात की। तो लिहाजा यहां तक अभी हमारा लेक्चर आज का खत्म होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि केमिकल सिनेप्सिस में एसिटाइलकोलिन के एग्जांपल को हम ले लेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर के हवाले से बात करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर की डिटेल बात करेंगे, और उनकी केमिकल सिनेप्सिस में किस तरह आगे वो अपने पैगाम को ट्रांसपोर्ट करते हैं उनकी बात करेंगे। तो लिहाजा यहां तक आज मेरा लेक्चर खत्म होगा। आप लोगों को जो मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, आप लोगों को अगर ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपना जो है वो राय जो है मुझे फीडबैक के लिए जो है वो कमेंट में जो है वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर पेश करें, ताकि मुझे जो है वो और मौका मिले, अच्छा मौका मिले कि मैं अपने लेक्चर को और अच्छा बना सकूं, बेहतर बना सकूं और आप लोगों तक डिलीवर कर सकूं। अल्लाह हाफिज।